नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और हमारा खास शो सबको जरूरी नहीं है वैक्सीन क्वेश्चन मार्क इसलिए क्योंकि अभी ये आधिकारिक तौर पर नहीं कहा गया है, लेकिन हाँ कि ये बात अब सामने आने लगी है। और सबसे बड़ी खबर यही है, चौंकाने वाली खबर यही है कि स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पूरे देश को वैक्सीन की ज़रूरत नहीं है। और ICMR ने भी ये बात कही है कि शायद पूरे देश को वैक्सीन लगाने की ज़रूरत ना पड़े, उसकी ज़रूरत नहीं हो। और सरकार ने कभी भी पूरे देश में टीकाकरण की बात नहीं कही है, ये दावा भी किया गया है। सरकार ने साफ किया कि उनका मकसद सिर्फ ट्रांसमिशन की चेन को तोड़ना है, मतलब जो कोरोना का चेन है उसको तोड़ना है। अब सवाल उठता है कि सरकार क्यों सबको वैक्सीन नहीं लगाएगी अगर ऐसा होगा तो, और सरकार के प्राथमिकताओं में कौन कौन लोग हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात ये कि क्या सिर्फ सेलेक्टिव लोगों को वैक्सीन लगाने से कोरोना का चेन टूट जाएगा, ये महत्वपूर्ण सवाल है। दूसरा बड़ा सवाल ये है कि क्या जो कोरोना से ठीक हो चुके हैं क्या उनको वैक्सीन की ज़रूरत नहीं है या उनको वैक्सीन दी जाएगी। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो आपके जहन में भी होंगे। उन्हीं सवालों के जवाब हम जानने की कोशिश करेंगे आज की इस खास चर्चा में, लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। कोरोना वायरस को दुनिया से सिर्फ एक चीज मिटा सकती है और वो है इसकी वैक्सीन। वैक्सीन की रेस में कई कंपनियां आगे चल रही हैं और फाइनल ट्रायल में अच्छे नतीजे पेश कर चुकी हैं। हर किसी को आस है कि एक बार वैक्सीन आ जाएगी और हर शख्स तक पहुंच जाएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, कोरोना मर जाएगा और दुनिया कोरोना मुक्त हो जाएगी। कोई वैक्सीन से छूट न जाए, इसलिए छोटे बड़े सभी देश पहले से ही वैक्सीन की बुकिंग करा रहे हैं। भारत में भी अलग अलग कंपनियां वैक्सीन की करोड़ों डोज तैयार करने में जुटी हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी भी वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों के दौरा कर रहे हैं और देश के हर नागरिक को वैक्सीन लगाने की बात कह रहे हैं। लेकिन ICMR और स्वास्थ्य मंत्रालय इन बातों से इत्तेफाक नहीं रखते। उनका साफ कहना है कि सरकार ने कभी भी पूरे देश को कोरोना की वैक्सीन लगाने की बात नहीं कही है। उनका कहना है कि अगर कोरोना का ट्रांसमिशन रोक लिया गया तो पूरी आबादी को वैक्सीन लगाने की जरूरत नहीं है। Our purpose is to break the virus chain of virus transmission. So if we are able to vaccinate a critical mass of people and break that virus transmission, then we may not have to vaccinate the entire population. फैक्चुअल इंफॉर्मेशन उसको हासिल कर लें, उसके बाद फिर विश्लेषण करें, तो पूरे देश के टीकाकरण की बात कभी नहीं कही गई है। ये बयान आपको बेहद चौंकाने वाले लग सकते हैं, लेकिन जानकारों का भी मानना है कि सबको वैक्सीन देने की जरूरत नहीं है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक वैक्सीन आ भी जाती है तो भारत की आबादी को वैक्सीन लगाने में काफी लंबा वक्त लगेगा। वहीं ट्रांसमिशन चेन तोड़ने के लिए शुरू में एक बड़े हिस्से को इसे देने की जरूरत है। हालांकि एक्सपर्ट्स इसके लिए प्राथमिकताएं तय करने की बात कर रहे हैं। भारत में कई शहरों के सीरो सर्वे में सामने आया है कि कुछ आबादी को संक्रमण हो चुका है और उनके शरीर में एंटीबॉडी मौजूद हैं। ऐसे में अगर थोड़ी आबादी में एंटीबॉडी है और कुछ को वैक्सीन मिलती है तो भी वायरस की ट्रांसमिशन चेन टूटेगी और संक्रमण का खतरा कम हो जाएगा। सरकार का मकसद चेन ऑफ ट्रांसमिशन तोड़ना ही है। एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि कुछ लोगों के वैक्सीन लगाने से हर्ड इम्यूनिटी बन जाएगी जो संक्रमण की चेन तोड़ देगी। एक्सपर्ट्स ने साफ किया है कि कोरोना को हर्ड इम्यूनिटी के बिना हराना है। जिन लोगों को कोरोना हो चुका है या फिर एंटीबॉडी बन चुकी है उन्हें वैक्सीन देना है या नहीं, इस पर दुनिया भर के वैज्ञानिक कम्युनिटी में भी चर्चा चल रही है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी हाल ही में बताया था कि 2021 की शुरुआत में देश में वैक्सीन आ जाएगी और जुलाई तक 25 से 30 करोड़ लोगों को टीका लगा दिया जाएगा और वैक्सीन किसे दी जाएगी ये तय हो चुका है। वैक्सीन सबसे पहले हेल्थ केयर वर्कर्स को दी जाएगी, जिनमें सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों के डॉक्टर, नर्स और दूसरे सभी मेडिकल स्टाफ शामिल होंगे। इसके बाद फ्रंट लाइन वर्कर्स को प्राथमिकता मिलेगी, जिसमें पुलिस, पैरामिलिट्री, सैनिटेशन के काम से जुड़े लोग शामिल हैं। इसके बाद 50 से 65 साल तक और उसके ऊपर के बुजुर्ग, फिर दूसरी गंभीर बीमारी वाले लोगों को वैक्सीन लगाना सरकार की प्राथमिकता है। यहाँ एक बात जानना बेहद जरूरी है। ICMR के चीफ ने साफ किया है कि भले ही वैक्सीन सबको लगाना जरूरी न हो, लेकिन मास्क पहनना बहुत जरूरी है, क्योंकि वैक्सीन आने के बाद भी शुरुआत में बहुत कम आबादी तक ये पहुंच पाएगी। इसलिए बचाव के तौर पर मास्क पहनना पड़ेगा।
हमारे भी आप सबसे अपील है कि जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती है तब तक अपने मास्क को वैक्सीन ही समझिए। सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन कीजिए और अनुशासन में रहिए, क्योंकि अगर अगले कुछ महीने आपने खुद को बचा लिया तो हमेशा के लिए कोरोना प्रूफ हो जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आपने देखी ये रिपोर्ट, और आज हमारे साथ इस चर्चा में दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर रमन गंगा खेडकर साहब, पूर्व साइंटिस्ट हैं आईसीएमआर के। हमारे साथ डॉक्टर राहुल पंडित हैं, मेंबर हैं कोविड टास्क फोर्स महाराष्ट्र के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। और मेरा सबसे पहला सवाल डॉक्टर रमन गंगा खेडकर जी आपसे होगा, क्योंकि आपने बहुत काम किया है वैक्सीन के ऊपर। मैं आपसे सीधा सवाल सर ये पूछना चाहता हूँ, क्या आप भी इससे सहमत हैं कि सबको वैक्सीन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और सिर्फ क्रिटिकल लोगों को वैक्सीन लगाकर हम इस चेन को तोड़ देंगे? आपकी राय इस पर क्या है? हमको थोड़ा ये समझने के लिए कुछ चीजों की जानकारी कर लेना बहुत जरूरी रहेगा। सबसे पहली चीज क्या है, इसको आप जनरली बोलते वक्त जो हर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं, वो हर्ड इम्यूनिटी का मायना क्या होता है कि हर कुछ इंसानों को उनके शरीर में या तो विषाणु जाके या उसको वैक्सीन देने की वजह से जो प्रोटेक्टिव इम्यूनिटी बनती है उसको हम हर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं। अब हर्ड इम्यूनिटी का दूसरा इम्प्लीकेशन क्या होता है, विषाणु जो है, समझ लीजिए किसी को भी इन्फेक्शन नहीं हुआ है, 100 लोग रहते हैं और विषाणु उस एरिया में पहली बार अंदर आता है, तो जब वैक्सीन नहीं है और किसी को इन्फेक्शन नहीं हुआ तो 100 के 100 लोग उनको इन्फेक्शन होने का डर रहेगा। अब जैसे ही समझ लीजिए ज्यादातर लोगों को इन्फेक्शन होना बढ़ जाएगा, समझो आज 10% था, कल 20% हुआ, कल 40% हुआ, तो ये विषाणु को ऐसा शरीर खोजने के लिए मुश्किल बन जाएगा कि जिसके शरीर में उसके खिलाफ काम करने वाली प्रतिकार शक्ति ये नहीं है। जब ऐसे होता है तो उसको हम हर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं। तो अब अभी तक कैसा था, वैक्सीन नहीं थी, जब तक लोगों को बीमारी लगते गई और वो हमको नेशनल सीरो सर्वेज में दिखाई दिया। अब वो हुआ था सितंबर में 7 करोड़ लोगों के नजदीक लोगों को ये बीमारी पहले हो चुकी है, ऐसे पता चला। अब तो ये तो संख्या तेजी से बढ़ते ही जाती है। ऐसे टाइम पे हमको अगर प्रोटेक्टिव इम्यूनिटी लोगों के अंदर लाना है तो एक अंदाज रखा जाता है कि तकरीबन 60 से 70% लोगों के अंदर अगर प्रोटेक्टिव इम्यूनिटी, भले वो इन्फेक्शन से हो या वैक्सीन से हो, वो अगर आ गई तो ये इन्फेक्शन का जोर जो होता है वो बहुत कम हो जाता है। इसलिए 100% लोगों को वैक्सीन देने के पहले ही ये बीमारी दिखाई देना कम हो जाएगा, इसमें हमको विश्वास रखना है। तो मतलब सर आप ये कह रहे हैं कि 60-70% आबादी को लेकिन वैक्सीनेट या वैक्सीन देना होगा। मतलब आप अगर 70% आबादी को वैक्सीन दे दी जाएगी तो हम इस चेन को तोड़ने में कामयाब हो जाएंगे, आप सर ये कह रहे हैं? नहीं, 60-70% लोगों के शरीर में प्रोटेक्टिव इम्यूनिटी रही तो, अब जैसे मैंने पहले बोला, ये सितंबर महीने में इन्फेक्शन लगे वाले लोगों की संख्या 8 करोड़ तक थी। अभी तीसरा नेशनल सीरो सर्वे होने वाला है, वो भी शुरू हो जाएगा। वो शुरू होने के बाद में आपको पता चलेगा कि शायद दिसंबर महीने के अंदर कितने लोगों को ये बीमारी लग चुकी थी। समझ लीजिए वो संख्या पुराने टाइम पे जो पहला सीरो सर्वे हुआ वो मई महीने में हुआ था, मई महीने में वो 0.76% थी, वो उठ के वो 6.66% हुआ सितंबर महीने में। अब उतने ही 10 गुना ग्रोथ इसमें नहीं दिखेगी, लेकिन वो कम से कम 3 से 4 गुना बढ़ना, इसमें कोई यानी आश्चर्य नहीं रहेगा। तो इसका मायना क्या हो जाएगा, समझ लीजिए 20% लोगों को ऑलरेडी हो चुका है या 25% लोगों को ऑलरेडी इन्फेक्शन हो चुका है, तो आपको बचे हुए जो लोग हैं उसमें 70% टोटल होने तक हमको वैक्सीन देने के बाद में हमको ये इन्फेक्शन होता हुआ उतना नजर नहीं आएगा। इसलिए जो 30 करोड़ की संख्या की बात हो रही है उसमें अगर
हमने डॉक्टर्स और ये जो उम्र ज्यादा रहे वाले जिनको डायबिटीज या हाइपरटेंशन की बीमारी है, उनको पूरों को कवर किया तो न वो रिस्क इतनी ज्यादा भी रहेगी बीमारी रहने की, और उसकी वजह से मौत होने का चांस भी कम रहेगा, और जिस किसी को इन्फेक्शन हुआ है उसको ट्रीटमेंट देने के लिए जो हेल्थ सिस्टम चाहिए फंक्शनल, वो भी फंक्शनल रहेगी। हाँ, वो अलग मसला है। जी जी जी, ठीक है। अब मैं चूंकि इसी मसले पर दो एक्सपर्ट की राय जानना चाहता हूं, फिर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर राहुल पंडित, आपका व्यू क्या है इसके ऊपर? क्या आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि पूरी पॉपुलेशन को वैक्सीन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और सेलेक्टिव टारगेट को अगर रखा जाएगा ध्यान में, चाहे वो हेल्थ केयर वर्कर्स हों या फ्रंट लाइन वर्कर्स हों, जो क्रिटिकल लोग हैं उनको देने से ही काम चल जाएगा? आपका नजरिया इसके ऊपर क्या है? मृत्युंजय जी, ये तो एक डायनामिक प्रोसेस है, और जैसा कि गंगा खेड़कर साहब ने कहा, जो कि पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट है, वो आईसीएमआर से जुड़े हुए हैं पूर्व, तो ये तो पता है हमको कि 1% ऐसी जनता है जिनको कि कोविड हो चुका है और उनमें ये वैक्सीन उनमें शायद एंटीबॉडीज ऑलरेडी आ चुकी हैं। अगर हम उसके आगे बढ़ के ऐसी फ्रंटलाइन पॉपुलेशन को अगर हम लोग वैक्सीनेट कर सकते हैं, जिससे कि हम लोग एक शायद 50% से ज्यादा टोटल लोगों में इम्यूनिटी पैदा कर पाए, जो कि उसमें से आधे से कम लोग होंगे जिनको कि बीमारी की वजह से हुई है, और बाकी के लोग होंगे जिनको कि वैक्सीन की वजह से हुई है, तो शायद ये जो बीमारी का संक्रमण है वो निश्चित रूप से कम तो हो जाएगा। और अगर आप आईसीएमआर के कल के स्टेटमेंट में भी पढ़ेंगे तो देखेंगे कि उन्होंने शायद वी मे नॉट नीड टू वैक्सीनेट कहा है। इसका मतलब यह है कि आगे जाके इसको एक डायनामिक तरीके से हमको हमेशा रिव्यू करना पड़ेगा कि अब हमने 50% या उससे ज्यादा लोगों को हमने वैक्सीनेट कर दिया है या उनमें अभी एंटीबॉडीज आ गई है, तो शायद हमको आगे की जनता को वैक्सीनेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये निश्चित रूप से कहना बहुत मुश्किल है, पर जरूर ऐसा ही लग रहा है कि अगर हम लोग हर्ड इम्यूनिटी की तरफ बढ़ जाए तो शायद हमको पूरी जनता को वैक्सीनेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तो निश्चित रूप से लग रहा है, और ये हमें बहुत सारी दूसरी स्टडी से भी मालूम पड़ता है, फिर केवल कोरोना नहीं, दूसरे वायरसेस की वजह से भी मालूम पड़ता है। ठीक है, ठीक है। ये बात जो आपने कही डॉक्टर राहुल पंडित जी, और अब हमारे दर्शकों के लिए जो अगला सवाल हमारा होगा वो जानना समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस तरह के सवाल जब आते हैं तो इसको लेकर भ्रम भी फैलता है। तो गंगा खेड़कर जी, सर मैं आपसे बहुत ही सीधा और एक सटीक सवाल ये पूछना चाहता हूं, जो बात अभी राहुल पंडित जी ने कही कि अगर हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है तो उनको वैक्सीनेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आगे सेलेक्टिव टारगेट को ध्यान में रखकर करेंगे तो इस पर हम कामयाबी हमें हासिल हो सकती है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं, डब्ल्यूएचओ का कहना है कि वैक्सीन देने, जो डब्ल्यूएचओ का एक लिटरेचर पब्लिश हुआ है और उसमें यह कहा गया है कि वैक्सीन देने से पहले ये देखना जरूरी नहीं है कि एंटीबॉडी डेवलप हुआ है या नहीं हुआ है, या कोई संक्रमित हुआ था या नहीं हुआ था, ये देखने की जरूरत नहीं है। तो मैं आपसे सीधा सवाल यही पूछना चाह रहा हूं कि जो लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं या जिनका एंटीबॉडी डेवलप हो चुका है, क्या उनको वैक्सीन देने की जरूरत नहीं है क्या? क्योंकि डब्ल्यूएचओ तो कुछ और कहता है। नहीं, दोनों चीजें अलग अलग है। सबसे पहली बात हमको क्या समझना चाहिए, अगर मुझे इन्फेक्शन हुआ तो मेरे शरीर के अंदर जो भी प्रतिकार शक्ति जागृत होगी वो नए सिरे से इन्फेक्शन आने को रोकने में कामयाब हो सकती है। अब शुरुआती के दौर में लोगों को ऐसे डर लगा कि शायद री इन्फेक्शंस बहुत होते होंगे, लेकिन री इन्फेक्शन बहुत ही कम लोगों को होते हैं। उसका जो प्रमाण है वो 0.5% से कम है। शायद जैसे वैक्सीन देने के बाद में भी कुछ लोगों को रिस्पांस नहीं आता, उनको हम नॉन रिस्पॉन्डर बोलते हैं। उसके वजह से कुछ ऐसे लोग होंगे कि जिनको नेचुरल इन्फेक्शन होने के बावजूद उनको फिर एक बार इन्फेक्शन होने का चांस रहता है। तो इसका मायना क्या हुआ, री इन्फेक्शन का इतना डर नहीं होता है। अब रहा सवाल डब्ल्यूएचओ के कहने का, यानी ये जो पहली बात जो मैंने कही उसका मायना क्या है, मैं एक बार अगर वैक्सीन लूं तो कई साल शायद मुझे ये इन्फेक्शन होने का डर नहीं रहेगा, क्योंकि ये सिर्फ एंटीबॉडी लेवल के ऊपर ही प्रतिकार शक्ति नहीं रहती है, हमको टी सेल का सेंसिटाइजेशन भी होता है, ये समझना पड़ेगा। अब रहा सवाल डब्ल्यूएचओ के स्टेटमेंट का कि क्या हर एक की पहले एंटीबॉडी टेस्ट करके फिर उसको वैक्सीन देना चाहिए,
वो उन्होंने जो डिसीजन लिया है वो डिसीजन एक ढंग से सही है, क्योंकि उसमें वो ऑपरेशन स्केल अप के हिसाब से ज्यादा से ज्यादा लोगों को देने के हिसाब से उन्होंने बात कही। क्योंकि एक पहले टेस्ट एक दिन पहले करूं तो उसके बाद में मैं बोलूं कि इसको शायद इन्फेक्शन नहीं हुआ था इसलिए मैं वैक्सीन दूं, तो ये एक नया क्राइटेरिया बन जाएगा और उससे और तकलीफ बढ़ेगी, सब लोगों को जल्दी नहीं दे पाएंगे। अगर समझ लीजिए मुझे इन्फेक्शन हुआ था और मुझे आपने वैक्सीन दी तो उससे कोई कॉम्प्लिकेशन होने का चांस बहुत कम है। नहीं वो ठीक है सर, मैं लेकिन वो तो ठीक, आपने बहुत सही बात बताई, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर कोई कोरोना से ठीक हो चुका है या किसी ने अपनी जांच कराई है और किसी का एंटीबॉडी डेवलप हुआ है, क्या उसको वैक्सीन देने की जरूरत नहीं है, या उनको पहल नहीं जब वैक्सीन आ जाएगा तो उनको पहल नहीं करनी चाहिए कि मुझे वैक्सीन दिया जाए? ये जानना उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि 90% के आसपास लोग ठीक हो चुके हैं, तो वो ये सवाल जानना चाहते होंगे कि क्या उनको भी वैक्सीन लेने की जरूरत है या नहीं है। इसका जवाब सर क्या है, हाँ या ना में? नहीं, मोटे मोटे तौर पे अगर मुझे जवाब देना है तो मैं बोलूंगा कि मेजॉरिटी ऑफ देम they will not require any vaccine. उनको प्रोटेक्शन ऑलरेडी आ चुका है। जैसे मैंने बोला 0.5% से कम लोगों में इन्फेक्शन होने के बावजूद शरीर के अंदर प्रतिकार शक्ति जागृत नहीं होती है, वो चांस हमें ही होगा ऐसे सोच के चलना बराबर नहीं रहेगा। लेकिन फिर भी एक कॉशन बोलूंगा, जहां कहां से आप टेस्ट कर चुके हैं वहां सही में आपको इन्फेक्शन हुआ था क्या, क्योंकि कई सारे लोग एंटीबॉडी टेस्ट करेंगे, वो लैब अच्छी थी क्या, इसकी पूरी जानकारी लेके ही वो डिसीजन लेना चाहिए कि मैं वैक्सीन लूं या मत लूं। ठीक बात, ये बहुत सही बात आपने बताई, और जो दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं उनके लिए बहुत ही सही जानकारी हमारे जो एक्सपर्ट हैं दे रहे हैं। इन्होंने साफ तौर पर यह बात कही कि जो कोरोना से एक बार ठीक हो चुके हैं, जिनका एंटीबॉडी डेवलप हो चुका है, मेजोरिटी ऑफ देम, ऐसा नहीं कि पक्के तौर पे कि सभी को लेने की जरूरत नहीं होगी। उन्होंने कहा कि 0.5% दर है री इन्फेक्शन का, तो उन लोगों के लिए उतना जरूरी नहीं होगा वैक्सीन लेना, ये बात बिल्कुल साफ है। लेकिन अब राहुल पंडित जी, इसी सवाल को मैं थोड़ा और आगे बढ़ाता हूं। डॉक्टर रमन ने यह बात कही कि उनके लिए बहुत जरूरी नहीं होगा वैक्सीन लेना। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अगर मान लीजिए उसमें से एक छोटा परसेंटेज कोई वैक्सीन अगर लेता है या किसी को जरूरत पड़ती है, या मान लीजिए मेजोरिटी ऑफ देम अगर लेने के लिए इच्छुक है, तो क्या उन लोगों को कोई कॉम्प्लिकेशन हो सकता है क्या? मतलब अगर मान लीजिए कोई कोरोना से ठीक हुआ है या किसी का एंटीबॉडी डेवलप हुआ है और वो दोबारा वैक्सीन ले लेते हैं, क्या इसका कोई साइड इफेक्ट है क्या ऐसे लोगों पर इस तरह के वैक्सीन का? इतना पूरी तरह से तो इतनी जानकारी है नहीं कि री इन्फेक्ट हुए लोगों को जो है कि क्या उनका असर पड़ता है। जैसे कि हमको पता है कि 0.5% से भी कम लोग री इन्फेक्ट होते हैं, तो उसी तरह अगर आप वैक्सीन दोगे जिसको कि पूर्व बीमारी हो चुकी है, उससे क्या कॉम्प्लिकेशंस होंगे बताना बहुत मुश्किल है, और शायद नहीं होंगे। और इसीलिए जो है ये WHO का स्टेटमेंट है, जब भी पब्लिक हेल्थ की बात की जाती है, जब हम हजारों लाखों करोड़ों लोगों को देना चाहते हैं वैक्सीन, हमारे फ्रंटलाइन अगर वर्कर्स देखे, हमारे डॉक्टर्स नर्सेज और फ्रंटलाइन वर्कर देखे, तो भी 20 या 30 करोड़ वैक्सीन हमको देनी पड़ेगी। और 20-30 करोड़ लोगों की अगर आप चाहो तो एंटीबॉडीज करो और फिर वैक्सीन दो, ये शायद प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा किसी भी देश के लिए, दुनिया में किसी भी देश के लिए। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि कॉम्प्लिकेशन ज्यादा होने की कोई असर है, पर इसके बारे में पूरी तरह से कहना बहुत मुश्किल है जहां साहब, बहुत मुश्किल है। साथ दोनों खास मेहमान बने हुए हैं इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। डॉक्टर रमन गंगाखेडकर जी, अब सर मैं आपसे एक और सवाल ये पूछना चाहता हूं कि पहले वैक्सीन किसको दी जाएगी? इसको लेकर जो अब तक खबरें आ रही हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि पहले हेल्थ केयर वर्कर्स को दी जाएगी, सरकारी निजी अस्पतालों के डॉक्टर स्टाफ शामिल होंगे, फ्रंट लाइन वर्कर्स होंगे, पुलिस, पैरामिलिट्री वगैरह वगैरह, और जो बुजुर्ग हैं 50-60 साल से ऊपर के। इसमें एक बात और कही गई कि गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों को भी वैक्सीनेट करने की जरूरत होगी। अब क्या इसमें भी कोई कैटेगराइज कर सकते हैं क्या? गंभीर बीमारियों से मतलब क्या किसी पर्टिकुलर बीमारी के लोगों को वैक्सीन की ज्यादा जरूरत है, या जो किसी भी तरह के कॉमन डिजीज जैसे डायबिटीज, हार्ट, किडनी या इन सबसे अगर कोई पीड़ित हैं तो उनको देने की जरूरत है? मतलब बीमारियों में अगर कैटेगराइज करना हो तो प्रायोरिटी में कौन होंगे?
नहीं, आपने जैसे देखा है कुछ लोगों को जिनको पहले कोई क्रॉनिक मॉर्बिडिटी जो हम बोलते हैं, दूसरी कोई बीमारी थी, जैसे कुछ डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर की शिकायत है, कोई हार्ट की बीमारी है, उसको कोई कैंसर है, उसको कोई दवाइयाँ ऐसी चालू है कि जिन जिन दवाइयों की वजह से उसकी प्रतिकार शक्ति कम होती है, जो एचआईवी इन्फेक्टेड व्यक्ति या जिनकी प्रतिकार शक्ति कुछ जर्म्स की वजह से होती है, उन लोगों को उसमें माना जाएगा कि उनको वैक्सीन देना अच्छा रहेगा, क्योंकि वो उस बीमारी के साथ अच्छे ढंग से लड़ नहीं पाते हैं और उन लोगों के अंदर मौत होने का डर ये बाकी जो यंगर जनरेशन होती है उससे बहुत ज्यादा होता है। उसको रोकने के लिए हमको उनको वैक्सीन देना पड़ेगा। वैक्सीन अगर हम यंग लोगों को अगर देने को निकले तो हमको उसमें एक रिस्क क्या रहेगी, जो ओल्डर जनरेशन है जिसमें डेथ रेट ज्यादा है उनको मैं नहीं कवर करूं, और जो ये बीमारी का एक खास लक्षण है कि जितने यंग लोग होते हैं उनमें ज्यादातर हॉस्पिटलाइजेशन करके सीवियर आउटकम जैसे डेथ के वैसा आउटकम आने का चांस ये कम होता है। उनमें भी रहता है लेकिन वो चांस कम होता है। तो इन कैटेगरीज के लोगों को सबसे पहले प्रायोरिटाइज करना ये जरूरी है। और इन लोगों को अगर सर्विस देना है, हेल्थ सर्विस देना है, तो आपको जो हेल्थ केयर वर्कर्स है, जो सुरक्षा कर्मी लोग हैं, उन्होंने रहना, फंक्शनल रह पाना ये बहुत जरूरी बनेगा, इसलिए उनको शरीक करेंगे। हाँ, ठीक बात है। अब राहुल पंडित जी, चूंकि आप कोविड टास्क फोर्स महाराष्ट्र के मेंबर भी हैं, महाराष्ट्र में वैक्सीनेट करने की क्या तैयारी है? मतलब यहां पर क्या तैयारी की गई है? जब वैक्सीनेशन की प्रक्रिया यहां पर शुरू होगी महाराष्ट्र में, तो आप लोगों ने क्या प्लानिंग की है? किस तरह से इसको आप देंगे? आपकी प्रायोरिटी में क्या क्या चीजें हैं? मतलब कौन कौन लोग हैं? मृत्युंजय जी, सबसे पहले तो महाराष्ट्र सरकार ने जो है एक वैक्सीन टास्क फोर्स की निर्माण की है, मतलब एक संगठित की है, जिसमें कि पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट है और एक दो क्लिनिशियंस भी है। मैं जो हूँ वो मैं क्लिनिकल साइड से हूँ, तो हमारा जो कोविड टास्क फोर्स था वो क्लिनिकल कैटेगरी में आता था, जहाँ पे हम ट्रीटमेंट और डेथ रेट और ये सब कम करने की बात कर रहे थे। पर हमारी जो प्रायोरिटीज होगी महाराष्ट्र की, आई एम श्योर वो जो हमने अभी आपने जो प्रायोरिटीज बताई कि सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मचारी, जिसमें डॉक्टर, नर्सेज और बाकी लोग शामिल है, और फिर उसके बाद फ्रंटलाइन वर्कर्स, यही होगा। इससे कोई अलावा दूसरा कोई पैटर्न बन नहीं सकता है। मैं यही कहूंगा कि जो बीमारियों के बारे में बात हो रही थी, तो डायबिटीज और ये जो बताई बाकी की बीमारी डॉक्टर गंगा खेड़कर ने बताई अभी, तो अभी भी जो वैक्सीन है अवेलेबल, जैसे कि निमोनिया वैक्सीन है, हर साल में फ्लू वैक्सीन आता है, तो उसके कैटेगरीज बिल्कुल तय है कि जो पेशेंट जिनकी की इम्यूनिटी कम होने के कारण है, जैसे डायबिटीज हो, किडनी फेलियर के पेशेंट हो, पेशेंट जिनको की बीमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम की बीमारी है, जैसे सीओपीडी, अस्थमा है, ओबेसिटी एक उभर के आई है कोमॉर्बिडिटी, इन सब पेशेंट्स को जो है पहले देना पड़ेगा हमको, क्योंकि इनमें डेथ रेट की जो नंबर्स देखे गए हैं वो काफी हाई है, और जो बाकी के यंगर पॉपुलेशन है उनमें डेथ रेट के नंबर्स कंपेयर टू ये जो कोमॉर्बिड पॉपुलेशन है और एल्डरली पॉपुलेशन है उसमें कम है। तो आई थिंक महाराष्ट्र भी जो है वो देश का जो भी नियम होगा उसी में काम करेगा, इसकी आशा है। और कोविड टास्क फोर्स जो वैक्सीन की बनाई है वो इसकी नियमावली बनाएगी। जी जी, हाँ बिल्कुल। आखिरी सवाल डॉक्टर रमन गंगा खेड़कर जी आपसे मेरा, कि अगर मान लीजिए सेलेक्टिव लोगों को वैक्सीन दी जाती है और क्रिटिकल लोगों तक इसे फोकस किया जाता है, तो आपके हिसाब से कितना वक्त लग जाएगा वैक्सीन की प्रक्रिया शुरू होने के बाद? मान लीजिए अगर जनवरी में प्रक्रिया शुरू होती है टीका देने की, वैक्सीन देने की, तो और सेलेक्टिव लोगों को वैक्सीन देकर चेन तोड़ने का प्रयास किया जाए, तो आपके अपने अनुभव के मुताबिक कितना वक्त लग सकता है इस पूरी प्रक्रिया में? ये 30 करोड़ लोगों को देने की जब बात हो रही है, हमारा हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है। अगर सब लोगों ने सही ढंग से अगर प्लानिंग किया तो जून महीने के अंत तक जो भी लोगों को हमको प्रायोरिटी पॉपुलेशन को देना है उनका कवरेज काफी हो चुका होगा, वो 70-80% से ऊपर होगा। ये 70-80% की फिगर मैं इसलिए बोल रहा हूँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं वो टाइम पे मिलेंगे नहीं, कुछ लोग ऐसे रहेंगे कि जिनको दूसरा डोज देने का बाकी रहेगा, उस किस्म के जो ऑपरेशनल डिफिकल्टीज होते हैं
उसके हिसाब से मेरे हिसाब से अगस्त सितंबर तक ये सबको वैक्सीन मिल जाएगी जो प्रायोरिटी ग्रुप में है उनको। जी जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर रमन गंगाखेडकर जी आपका, डॉक्टर राहुल पंडित जी आपका। और चर्चा के आखिर में बहुत अच्छी बात, उम्मीद वाली बात ये आई है जो डॉक्टर गंगाखेडकर ने कही है कि जो प्रायोरिटी वाले लोग हैं जिनको वैक्सीन देने का टारगेट किया गया है वो काम अगस्त सितंबर तक पूरा हो जाना चाहिए। मतलब ये कि अगस्त सितंबर के बाद कोरोना का डर खत्म होगा। अब पूरी तरह से खत्म तो नहीं होगा लेकिन बहुत हद तक कम हो जाएगा। लेकिन तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें, मास्क पहनें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। बहुत बहुत शुक्रिया।